गरीब जेठानी की पार्टी में देवरानी की महंगी ड्रेस। रात में ममता और महेश आपस में बातें कर रहे थे। ममता, एक हफ्ते बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इस बार भी तुम्हारा बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। क्यों बार बार हर साल फालतू में पैसा खर्च करते हैं आप? ममता, तुम भूल गए हमारी लव मैरिज हुई है। याद करो, जब हम कॉलेज में थे तब तुम्हें अपना बर्थडे मनाने का बहुत शौक था, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे। इसलिए मैंने अपने पूरे क्लास के दोस्तों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठे किए और कॉलेज में ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसी दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ महेश? हाँ, तो बस वही दिन याद करने के लिए मैं हर साल तुम्हारा बर्थडे मनाता हूँ और इस बार भी जरूर मनाऊंगा। ठीक है, फिर देवर जी और देवरानी जी को भी शहर से बुला लीजिए। ठीक है, मैं सुबह विक्रम को फोन कर दूंगा। सुबह उठते ही महेश ने सबसे पहले अपने छोटे भाई विक्रम को फोन किया। विक्रम, एक हफ्ते बाद तेरी भाभी का बर्थडे है। मुझे पता है तो दिल्ली में बिजनेस करता है, पर अगर टाइम मिले तो राधिका को लेकर आ जाना। अरे भैया, भाभी का बर्थडे हो और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम की बात उसकी बीवी राधिका सुन रही थी। फोन रखते ही, विक्रम, तुमने बिना मुझसे पूछे गांव जाने के लिए हाँ बोल दिया। हमारे स्टैंडर्ड का नहीं सोचा तुमने? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, इंस्टाग्राम पर मेरे मिलियन में फॉलोअर्स है। गाँव जाकर मेरा स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा? अरे राधिका, वहाँ जाकर तो तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। तुम वहाँ गांव में रील्स बनाना, गाय भैंस चराते हुए लोगों का वीडियो बनाना, गांव में लोग कैसे रहते हैं, सुबह सुबह नदी के किनारे का सीन मिल जाएगा तुम्हें। ये सारे वीडियो बनाकर जब तुम इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे ना, तो लोग तुमसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और तुम्हारे फॉलोअर्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग गाँव वाले वीडियो ज्यादा देखते हैं। अरे हाँ विक्रम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, विक्रम तो ऑफिस चला गया, लेकिन जब शाम को वो आया तब राधिका ने अपने मोबाइल में उसे बहुत महंगी ड्रेस दिखाई। विक्रम, ये ड्रेस देखो ना, भाभी की बर्थडे पार्टी में मैं यही पहनूंगी। ये ड्रेस 2 लाख की है, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। राधिका, तुम पागल हो गई क्या? इतनी महंगी ड्रेस पहनने की क्या जरूरत है? मैं इससे सस्ती ड्रेस नहीं पहनने वाली। राधिका उसे ड्रेस के लिए मनाती रही, लेकिन विक्रम नहीं माना। लेकिन अगले दिन वो अकेले ही शोरूम में गई और वही ड्रेस लेकर आ गई। शाम को ही वो लोग गाँव के लिए निकल गए। वो दोनों ट्रेन से आ रहे थे। राधिका, हम कितने दिनों बाद गाँव जा रहे हैं? मेरा पूरा बचपन वही बीता है। बाहर का नजारा देखो कितना सुहाना है। क्या बात है विक्रम, मैं रील बना लेती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी गरीब जेठानी के गांव उनके जन्मदिन पर जा रही हूँ। रास्ते का नजारा बेहद खूबसूरत है। जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया वो कर ले, क्योंकि बर्थडे पार्टी तक मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाली हूँ। तो इस तरह शाम तक वो दोनों गांव पहुँच गए। जेठानी ममता और महेश ने उन दोनों का बहुत स्वागत किया, लेकिन राधिका एक बार फिर से रील बनाने लगी। तो दोस्तों, ये है मेरी गरीब जेठानी का घर। मेरी भाभी ने बिल्कुल गरीबों वाली साड़ी पहन रखी है और ये है मेरे महेश भैया, यही मेरे जेठ जी हैं। बंद करो राधिका, अभी अभी हम आए और तुम रील बनाने लगी। रील बनाने के नाम पर तुम भाभी की इंसल्ट कर रही हो। अरे बनाने दो देवर जी, कोई बात नहीं। रात में ममता ने सबके लिए खाना बनाया। विक्रम, राधिका, मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ एक बार फोन करने पर ही तुम दोनों आ गए। अरे आते कैसे नहीं भैया, मुझे भी तो अपने गाँव की याद आ रही थी। तो खाना पीना खाकर सारे लोग सो गए। सुबह उठते ही ममता ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और चाय नाश्ता करने के तुरंत बाद ही राधिका गांव घूमने की जिद करने लगी। अच्छा, दोनों भाई बातें करो, तब तक हम दोनों देवरानी जेठानी घूम कर आते हैं। ठीक है ममता, जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तब तक मैं और विक्रम मिलकर बाकी की तैयारी कर लेते हैं। सुबह सुबह ममता राधिका को लेकर खेतों की तरफ चली गई। तभी राधिका ने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लिया और वीडियो बनाने लगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है मेरी भाभी का गांव। ये बहुत पिछड़ा हुआ है। इन बूढ़े काका को देखिए, इनकी भैंस और गाय कितने साफ लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने। लगता है इन लोगों को कपड़े पहनना भी सिखाना होगा। ये सुनकर बूढ़े काका नाराज हो गए। उन्होंने धीरे से ममता को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, तुम इतनी अच्छी हो और तुम्हारी देवरानी बड़ी घमंडी है, हमारे गाँव की बेइज्जती कर रही है। काका, इसको गांव की आदत नहीं है, मैं इसे समझा दूंगी, आप फिक्र मत कर। काका को समझाने के बाद ममता दौड़कर राधिका के पास आई और बोली, चलो राधिका, अब आगे चलते हैं। उसके बाद ममता ने उसे नदी का नजारा दिखाया। फिर दोनों वापस गांव की तरफ लौटने लगी। दोस्तों, देख सकते हैं, गांव में अभी भी भिखारियों जैसी हालत में रहते हैं लोग। अभी तक यहाँ कच्चे मकान बने हुए हैं। इन्हें न कपड़े पहनने की तमीज है, न खाना खाने की। सिर्फ ये लोग गाय भैंस चराना जानते हैं। तो इस तरह दिन भर राधिका गांव की बुराइयां करती रही और वीडियो अपलोड करती रही। लेकिन रात में सोते समय जब उसने अपना इंस्टाग्राम चेक किया, तब उस पर बहुत नेगेटिव कमेंट आए हुए थे। अरे ये अचानक क्या हो गया? धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स कम पड़ने लगे, लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो यही सब चल रहा था और 2 दिन बाद ममता की जन्मदिन की पार्टी वाला दिन आ गया। राधिका ने वही महंगी वाली ड्रेस पहनी। विक्रम उसकी ड्रेस देखकर हैरान था, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं बोला, क्योंकि पूरा गांव वहां इकट्ठा था। ममता ने केक काटा। उसके बाद ममता ने सबसे पहले अपने पति महेश को केक खिलाया, फिर अपनी देवरानी को, फिर देवर को। खाने के तुरंत बाद वहाँ पुलिस आ गई। राधिका की तलाशी लो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? अभी पता चल जाएगा।
जब लेडीज पुलिस कांस्टेबल ने राधिका की महंगी ड्रेस की तलाशी ली तो उन्हें मोतियों के बीच में एक छोटी सी चिप लगी हुई मिली। इस चिप के जरिए ही हम यहाँ तक पहुँचे। इन्होंने बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से ये महंगी ड्रेस चोरी की है। ये सुनकर सारे लोग दंग रह गए। सबके सामने उनके पूरे परिवार की इंसल्ट हो रही थी, इसलिए ममता ने तुरंत दिमाग लगाया और कहा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये ड्रेस मैंने ही लेने से भेजा था। आप मेरी एक बार शॉपिंग मॉल के मालिक से बात कराइए। इंस्पेक्टर साहब ने ममता की बात उस शॉपिंग मॉल के मालिक से करवा दी। देखिए सर, मेरी देवरानी ने कोई ड्रेस चोरी नहीं की है। दरअसल वो ड्रेस खरीदने गई थी, लेकिन तभी मैंने उसे फोन कर दिया और जल्दी जल्दी में वो ड्रेस लेकर सीधा मेरे पास आ गई और पेमेंट करना भूल गई। आप मुझे अपना QR कोड भेजिए, मैं अभी पेमेंट करवाती हूँ। ये चोरी नहीं बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए मैडम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बिना पेमेंट किए तो नहीं जाना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में उसे बुला लिया। इसी धोखे में बेचारी पेमेंट करना भूल गई होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे समझदार लगती हैं, इसलिए मैं आपको बैंक डिटेल्स भेजता हूँ। आप मुझे पेमेंट करवा दीजिए। तो किसी तरह ममता ने राधिका को बचा लिया। विक्रम ने पेमेंट कर दी और पुलिस भी वहाँ से चली गई। राधिका, मैंने तुमसे ये ड्रेस लेने के लिए मना किया था ना, और तुमने चोरी कर ली। अच्छा हुआ भाभी ने तुम्हें बचा लिया, वरना कल तक पूरे शहर में मेरा नाम बदनाम हो जाता तुम्हारी वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, ये चोरी का आइडिया मेरी एक सहेली ने दिया था। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। आज के सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। राधिका, ये गलती तो सुधर गई तुम्हारी, पर अभी दूसरी गलती भी सुधारनी है। अब कुछ दिन तुम यही मेरे साथ रहोगी और इस गांव के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बताओगी। तुम खुद गाय भैंस चराना और जो तुम्हें फील हो वही पब्लिक को बताना। फिर देखना पब्लिक तुमसे कैसे रिलेट करती है और तुम्हारे फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे। राधिका ने वैसा ही किया और जितने भी फॉलोअर उसके कम हो गए थे वो तो वापस आए ही, उसके अलावा लाखों फॉलोअर्स और भी बढ़ गए। उस दिन के बाद सारे लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अनीता के ससुराल वाले पुराने ख्यालात के थे। जब उस घर में अनीता की शादी की बात चल रही थी, तभी अनीता समझ गई थी कि उसके ससुराल वाले कैसे हैं, क्योंकि उसकी होने वाली सास ने पहले दिन ही 20 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। अनीता ने अपनी माँ से कहा था, माँ ये तो शादी से पहले ही इतना कुछ मांग रहे हैं, मुझे इस घर में शादी नहीं करनी। लेकिन अनीता की माँ ने कहा, बेटी लड़के वाले दहेज तो मांगेंगे ही, हम लड़की वाले हैं ना, हमें तो दहेज देना ही होगा, और वो परिवार अमीर है, शादी के बाद तू बड़े आराम से रह पाएगी। लेकिन अनीता का मन नहीं माना, फिर भी उसे ये शादी करनी पड़ी। उसकी माँ ने कसम जो दी थी, अनीता ने अपने मन को मना लिया और शादी के बाद ससुराल चली गई। ससुराल में घुसते ही उसकी सास शीतल ने कहा, आओ आओ बहू, कभी इतना बड़ा घर देखा भी है? कैसा लग रहा है इस घर की बहू बनके? अच्छा लग रहा है माँ जी। वो तो लगेगा ही, लेकिन इस घर के कुछ नियम हैं। बहुओं को हमेशा घूंघट ओढ़कर रहना पड़ता है। घर की बहुओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं है और बहुएं किसी और मर्द के साथ बात भी नहीं कर सकती। शीतल और भी 100 नियम बताने में लग गई। सारे नियम सुनने के बाद अनीता को घुटन सी महसूस हुई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी सास ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जा रही हूँ माँ जी। आय हाय, तो खाना कौन बनाएगा? नई बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठी रहोगी। आज से ही काम पर लग जाओ। रसोई में तुम्हारी जेठानी खाना बना रही है, जाके उसकी मदद करो। जी माँ जी। अनीता रसोई में चली गई जहाँ उसकी जेठानी सुमन खाना बना रही थी। क्यों छोटी, आते ही माँ जी ने सारे नियम बता दिए क्या? हाँ दीदी, यहाँ आते ही मेरा दम घुट रहा है। तो मेरे बारे में सोच जरा, 4 साल से इस घर में हूँ, 4 साल में एक बार भी मायके नहीं गई। एक बार भी नहीं? हे भगवान, क्या करूं बहन, शादी के बाद ससुराल वालों के इशारों पर ही नाचना होता है। खैर छोड़, धीरे धीरे तू भी समझ जाएगी। आज तेरी सुहाग रात है, उसके लिए क्या सोचा है? हाँ? अरे दीदी आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है। आय हाय, शर्म किस बात की? खैर जो भी हो, तुझे कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आकर बताना। उसी वक्त जेठानी और देवरानी अच्छे दोस्त बन गए। रात हो गई और अनीता अपने कमरे में सज धज कर बिस्तर पर बैठ गई। उसका पति अमित तब अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी में उसने शराब भी पी ली थी और फिर गाड़ी चलाकर घर लौट रहा था। तभी शराब के नशे की वजह से उसने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जब ये खबर अनीता तक पहुंची तब वो पूरी तरह से टूट गई। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। ये क्या हो गया? आप कहाँ चले गए? आज तो हमारी सुहाग रात थी, मैं तो बर्बाद हो गई, बर्बाद। अनीता की सास अनीता को ही दोष देने लगी। तेरी वजह से मर गया है मेरा बेटा, तू अपशकुनी है, घर में आते ही पति को खा गई। मैंने क्या किया माँ?
आपने सुना ना, वो शराब पिए हुए थे। आदमियों के ऐसे शौक होते हैं, पत्नी पवित्र हो तो पति जिंदा रहते हैं, चाहे वो नशेड़ी ही क्यों ना हो। तू पवित्र नहीं है, तेरे चरित्र में खोट है। ये सब सुनकर अनीता और भी टूट गई। उसे बस उसकी जेठानी सुमन संभालने लगी। रो मत बहन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, रो मत। अनीता के पति का अंतिम संस्कार होते ही अनीता पर उसकी सास का अत्याचार भी बढ़ने लगा। अनीता से उसकी सास सारा काम करवाने लगी और बात बात पर खरी खोटी सुनाने लगी। एक दिन अनीता की माँ अनीता से मिलने के लिए आई। अनीता ने रोते हुए उसकी माँ से कहा, माँ, ये कैसे घर में भेज दिया मुझे? पति की मौत के लिए मेरी सास मुझे दोष देती है। बेटी, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तेरी सास इतनी बुरी होगी। मैंने सोचा था शादी के बाद तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो पति भी नहीं रहा माँ, अब मैं इस घर में रहकर क्या करूं? तभी वहां उसकी जेठानी सुमन आ गई। हाँ अनीता, तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? लेकिन किससे? कौन करेगा मुझसे शादी? लड़का ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुमने तो सुहागरात भी नहीं मनाई। देखना कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा। आज मेरा भाई आ रहा है मुझसे मिलने, मैं उससे बात करके देखूंगी। अनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसकी और उसकी सास की लड़ाई शुरू हो गई। उसकी सास उसकी माँ से कहने लगी, आपकी बेटी ने मार डाला है मेरे बेटे को, उसके घर में आते ही मर गया मेरा बेटा। ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये आप कौन से जमाने में जी रही हैं? ज्यादा ज्ञान मुझे मत दो। जिसकी बेटी में खोट हो उसे ये सब बातें शोभा नहीं देती। ठीक है, मेरी बेटी से अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे लेकर चली जाती हूँ। ऐसे कैसे? वो कहीं नहीं जा सकती, घर का काम करवाने के लिए लाई थी उसे। ऐसे ही बहस चलने लगी। इतने में सुमन का भाई अनिमेश आ गया। अनिमेश को देखते ही अनीता के दिल में कुछ हुआ। अनिमेश लंबा और हैंडसम था। अनिमेश ने भी अनीता को देखा। अरे अनिमेश, आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, इससे मिल। ये है मेरी देवरानी अनीता। हाय अनीता, दीदी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। अब जिसके भाग्य में जो लिखा है। अनिमेश, मेरे कमरे में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अनीता की माँ घर चली गई और अनीता घर का काम करने लगी। सुमन अनिमेश को लेकर अपने कमरे में गई और अनीता के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहा। लेकिन आपकी चुड़ैल सास मानेगी क्या? पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन पहले लड़का तो ढूंढ, कोई है क्या ऐसा? हाँ दीदी, मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ, आप बस उसे और अपनी सास को मना लीजिए। अरे वाह, एक ही नजर में प्यार हो गया। सुमन ने ये बात अपनी सास को बताई और उसकी सास गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? बिरादरी में मेरी नाक कटवाना चाहती हो क्या? माँ जी, उसने सुहागरात भी नहीं मनाई है, क्या वो विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजार देगी? तो क्या हो गया, मैं भी विधवा बनकर पूरी जिंदगी गुजार रही हूँ। 20 साल की उम्र में अपने पति को खो चुकी थी मैं। इसीलिए तो आपको पता है माँ कि पूरी जिंदगी विधवा बनकर गुजारने का दुख क्या होता है। आप वही दुख अनीता को भी देना चाहती हैं। फिर भी आपके 2 बेटे हैं, अनीता के पास कौन है? सोचिए माँ, अनीता पर क्या बीत रही होगी। ये बोलकर सुमन वहाँ से चली गई। पूरी रात शीतल ने सोचा। अपने पति को खोकर वो सब कुछ भूल गई थी। फिर उसके दोनों बेटों ने उसे संभाला, लेकिन अनीता को संभालने के लिए कोई नहीं है। ये सोचकर शीतल रो पड़ी और आंसू तो बड़े बड़े पत्थर को पिघला देते हैं। शीतल का मन भी पिघल गया। अगले दिन सुबह उसने अनीता से कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। पूरी जिंदगी अकेले रह रहकर मैं पत्थर बन चुकी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम शादी कर लो बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी घर से होगी तुम्हारी शादी। माँ जी। अनीता ने अपनी सास को गले लगा लिया। 1 हफ्ते के अंदर अनिमेश के साथ अनीता की शादी हो गई। इसी तरह एक जेठानी ने एक देवरानी की शादी करवाई। अब अनीता अनिमेश के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।